जब हमें कीव से और खारकीव से न्यूज़ आ रही थी, हमें पिक्चर्स आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था। हम बहुत पैनिक तो हो रहे थे। बॉम्ब और लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था, जिसे देख के हम बहुत डिसहार्टन हो रहे थे। हमें बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि अब वॉर होने वाली है। पर धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे थे तो टाइम के साथ वो हमारे शहर के बहुत पास आ रहे थे। हमें एक डर था कि हम कहीं हमारे पास भी ना पहुंच जाए। तो इनकी बातें चल रही थी, हमें लगा ये बातचीत करके सब कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे उसका। बट इन्होंने वॉर छेड़ दी जो एकदम से थी, हमारे लिए बहुत शॉकिंग था ये। काफ़ी दोस्त थे वहाँ पे और उन्होंने हमें बताया था कि हमें बंकर्स में डाला जा रहा है, बॉम्ब शेलिंग बहुत हो रही है, डर बहुत लग रहा है, हमारा नेट नहीं चल रहा, हमारे पेरेंट्स बहुत टेंस हो रहे हैं। हमें बताया ज़रूर गया था कि तुम अपने पास सामान इकट्ठा कर लो, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता तुम्हें कब इवैक्यूएट कर दिया जाएगा। ने लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी बच्चों की कि तुम्हें धीरे धीरे करके इवैक्यूएट किया गया ईयर वाइज। मैं आई हूँ, बाकी सब भी आएंगे, आप फिक्र मत कीजिए। अब आपको सिर्फ वेट करना है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਤ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਨਾ ਜੋ ਕਿ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਨਾ, ਕਿਸ ਸਮੈਸਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ? मेरा 3rd ईयर चल रहा है, 2nd सेमेस्टर, एंड उशग्रोड नेशनल यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। एंड मैं ਸ਼ਾਇਨਾ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਨਿਤ ਦਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। मैं यूक्रेन में उशग्रोद में रहती हूँ, एंड वहाँ पे ऐसा कुछ सच हो नहीं रहा था। बट जब हमें कीव से और खारकीव से न्यूज़ आ रही थी, हमें पिक्चर्स आ रही थी, वीडियोस आ रही थी, वो थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था। हम बहुत पैनिक तो हो रहे थे और बहुत डिसहार्टन था कि कैसे क्योंकि वो जगह बहुत सुंदर जगह है और वहाँ पे ये चीज़ें देख के बॉम्ब और लोगों की मेंटल हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ रहा था, जिसे देख के हम बहुत डिसहार्टन हो रहे थे। हमें बिल्कुल ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी कि अब वॉर होने वाली है और लोगों की मौत होएगी, जिसमें हमें नहीं। ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ? हमारी जो यूनिवर्सिटी है या हमारा जो शहर है वो मेन शहर से 16 घंटे की दूरी पे है। तो हमें उस टाइम पे ऐसा लग नहीं रहा था कि हमारे शहर तक पहुंच जाएंगे। पर धीरे धीरे जैसे दिन बीत रहे थे तो टाइम के साथ वो हमारे शहर के बहुत पास आ रहे थे और वो हमारे शहर के 4 घंटे दूर एक शहर है, वहाँ तक पहुँच गए। तो हमें एक डर था कि हम कहीं हमारे पास भी ना पहुँच जाए। बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस इंडियन एम्बेसी ने हमें टाइम से निकाल दिया और अब वो धीरे धीरे जैसे सारे बच्चों को निकाल रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जहाँ पे जितने भी इंडियंस फंसे हुए हैं या कोई भी फंसा हुआ, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन बहुत गंदी है। ਸ਼ਾਇਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? नहीं, हमें नहीं लगा था कि वहाँ पे हमें पहले यही नहीं पता था कि वहाँ पे वॉर हो सकती है, क्योंकि यूजुअली जैसे जो ये इनकी बातें चल रही थी, हमें लगा ये बातचीत करके सब कुछ सोल्यूशन निकाल देंगे उसका। बट इन्होंने वॉर छेड़ दी जो एकदम से थी, हमारे लिए बहुत शॉकिंग था ये। और जब हम कहीं जाते तो वो लोग एक दूसरे को हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होने लग गई थी। हम कहीं जाते तो हमें ना वो करके
जो वहाँ के वो सिटीजन्स थे उनको ज़्यादा प्रेफर करते किसी भी चीज़ के लिए, कहीं जाना, कोई सामान खरीदना, कहीं से इवन हम जब बॉर्डर से एग्जिट कर रहे थे वहाँ पे वो यूक्रेनियंस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। हमें बहुत टाइम लगा था, मुझे बॉर्डर मतलब हमारी बस को ही, हम बस से गए थे तो हमारी बस को ही वहाँ उस 500 मीटर की दूरी तय करने के लिए ही 24 घंटे लग गए। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖਾਰਕੀਵ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? हाँ, मेरे काफ़ी दोस्त थे वहाँ पे और उन्होंने हमें बताया था कि हमें बंकर्स में डाला जा रहा है, बॉम्ब शेलिंग बहुत हो रही है, डर बहुत लग रहा है, हमारा नेट नहीं चल रहा, हमारे पेरेंट्स बहुत टेंस हो रहे हैं, हमारे घर पे बात नहीं हो रही, हमें खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। और वो बंकर्स ऐसे भी नहीं थे कि सफाई की हुई थी, वहाँ पे बहुत गंदे बंकर्स थे जिसमें थोड़े थोड़े टाइम के लिए उन्हें बाहर निकाला जा रहा था, लाइक 15 घंटे बंकर्स में रह के कुछ देर के लिए बाहर निकाला और फिर उसी बंकर में डाला जा रहा था। ਡਰ ਸੀਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਵੇ? हाँ, थोड़ा सा डर तो था कि हमारे पास भी ना पहुँचे, क्योंकि हमारा शहर बाकी शहरों से बहुत छोटा था। उससे अगर वहाँ पे अगर कुछ भी होता तो सबको बहुत इफेक्ट पड़ता, यही नहीं कि सिर्फ यूक्रेनियंस को, वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबको बहुत इफेक्ट पड़ना था। तो हमें एक डर तो था कि हमारे तक पहुँच ना जाए ये लोग। ਕੀਵ ਅਤੇ ਖਾਰਕੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? हमारा एरिया उनके एरिया से सेफ था। हमें बताया ज़रूर गया था कि तुम अपने पास सामान इकट्ठा कर लो, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, क्योंकि हमें नहीं पता तुम्हें कब इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, क्योंकि इंडियन एम्बेसी इस चीज़ पे लगी हुई थी। उनको बच्चों को बोला, जो दूर दूर के बच्चे थे उन्हें बोला गया था कि तुम जितनी जल्दी बॉर्डर पहुंच सकते पहुंचो। हमारे जो ऑफिशियल्स हैं जो हमें मैनेज करते हैं वहाँ पर, उन्होंने लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी बच्चों की कि तुम्हें धीरे धीरे करके इवैक्यूएट किया गया ईयरली वाइज। उन्होंने सबकी लिस्ट बनाई, सबको एक एक दिन दिया कि तुम सारा सामान पैक करो, पैसे निकलवा लो, जो ज़रूरत की चीज़ें वो रखो अपने पास, हम निकलवा देंगे तुम सबको। फिर धीरे धीरे करके सबको निकलवा दिया गया और आज हमारी यूनिवर्सिटी, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे सारे खाली है, सब जा चुके हैं वहाँ से। अब धीरे धीरे उनका ध्यान कीव और खारकीव और बाकी जितनी भी सिटीज़ है वहाँ से निकालने के लिए हो रहा है। ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀਗੇ स्टूडेंट्स? 1000 से ऊपर इंडियन स्टूडेंट्स हैं हमारे, और भी हैं, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी हैं, जो हम अरबी बोलते हैं वो भी है वहाँ पर, और लाइक नाइजीरियंस भी हैं। हमारे वहाँ पे सारी कम्युनिटीज़ है, हम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़्यादा है कोई कम है, हमारे वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे कम्युनिटी के बच्चे पढ़ते हैं। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਏ ਸੀ? हमारे शहर से हंगरी बॉर्डर 30 किलोमीटर दूर है, तो हमें वहाँ से निकाला गया था। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਵੇਂ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਕੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਭ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ? हमारे जो मैंने आपको बताया, जैसे हमारे वहाँ पे ऑफिशियल्स थे, उन्होंने ही हम सबको ईयरली वाइज अरेंज किया, सबको एक एक दिन दिया, हम बसेस में बैठे, हमें यूक्रेन बॉर्डर से क्रॉस करवाया, वीज़ाज़ लगवाए हमारे, वो करवाया। फिर उन्होंने बुदापेस्ट पहुँचाया, हंगरी की जो कैपिटल है, वहाँ से हमारी फ़्लाइट करवा के इन्होंने डायरेक्ट हमें इंडिया पहुँचवाया। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ? हाँ जी, हमें दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँचाया गया था। ਅੱਛਾ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ? हमारे ईयर वाइज पहले साल निकाला, जो पहले साल के बच्चे थे उन्हें निकाला, फिर दूसरे साल के, और ऐसे ऐसे करके सारे सालों के बच्चों को निकाला। पहले लड़कियों को निकाला, फिर लड़कों को निकाला। ਸ਼ਾਇਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੋਵੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। हमारे स्टार्टिंग में जब हम जब सामान खरीदने जाते थे तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट जैसे सामान ख़त्म होने लगा, हमें फिर जाना पड़ा, तो वहाँ पे इतना रश हुआ करता था, लाइक हमारी बारी आने को ही पूरा पूरा दिन लग जाता था, क्योंकि लोग हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा वो सामान लेते, तो सामान की धीरे धीरे कमी होने लगी थी। बट तब तक हम बाहर आ गए थे, लाइक जब तक हमारी बारी आई तब तक हम एटलीस्ट इस चीज़ का थैंक यू करते कि हम बहुत जल्द वहाँ से निकल गए। बाकी बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है, जो बिल्कुल वहाँ, और इवन दूसरे शहर के जैसे कीव और खारकीव के लोग, जब उनको टाइम मिलता है वो हमारे शहर में आते हैं। जिस दिन ये हमला हुआ था उसके अगले दिन हमारे शहर में कम से कम 23,000 बच्चे, या मतलब यूक्रेनियन सिविलियंस, वो सारे हमारे यहाँ पे आए थे। एंड इवन जहाँ मैं रहती हूँ, मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, तो वहाँ पे भी लोग रहने के लिए लाइन्स लगी हुई थी कि उन्हें रूम दिया जाए, उनकी फैमिली को रूम दिया जाए। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ? हमारे शहर में तो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स के, लाइक बांग्लादेशी है, आपको बताया था, पाकिस्तानी है, ऐसे बहुत सारे जगह के हैं।
काम के लिए हमारा शहर को लाइक ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो कीव और खारकीव को ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अगर किसी ने काम करना है तो उस शहरों में ज़्यादा काम है। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? और शहरों में भी लाइक और कंट्रीज़ में भी होती है, लाइक अर्मेनिया हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया और फिलीपींस हो गया, हाँ हंगरी, या इन सारे शहरों में हो सकती है, क्योंकि ये इंडिया के लाइक मुकाबले कम उसमें करवा देते हैं, कम फीस में, क्योंकि हर ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਲਜ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? अगर हम गवर्नमेंट की ऑब्वियस कम होते, पर हर कोई गवर्नमेंट में सीट नहीं ले सकता, तो लोगों का दूसरा प्रेफरेंस होता है कि वो प्राइवेट कॉलेजेस में जाए। प्राइवेट कॉलेजेस की इंडिया में फ़ीस बहुत है, 1 करोड़ उससे ज़्यादा बहुत, क्योंकि डोनेशंस बहुत है वहाँ पे, बहुत फ़ीस है। तो बाहर हमें लाइक मैं जहाँ हूँ वहाँ पे 30-40 लाख में हो जाती है, और जो बच्चे कर सकते हैं वो बाहर भी चले जाते हैं। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? इस चीज़ के लिए ज़िम्मेवार पता नहीं मैं कह सकती हूँ कि नहीं, बट जो रिजर्वेशंस लगाए गए हैं, जो प्राइवेट सीट्स की फ़ीस इतनी की हुई है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इंडिया में, क्योंकि हर किसी के हाथ में नहीं है कि वो इतना पैसा दे के अपने बच्चों को उनकी मन चाहे फील्ड में एडमिशन दिलवा सके। इसीलिए बच्चे बाहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें वही चीज़ कम में मिल जाती है, और वहाँ की एजुकेशन भी सेम है, बच्चे वहाँ से भी पढ़ के आते हैं, वही चीज़ पढ़ते हैं और कम में पढ़ जाते हैं। तो बच्चों को लगता है कि अगर हम वहाँ पे ये चीज़ कर सकते हैं तो वहीं पे कर लेते हैं, तभी यहाँ से बच्चे दूसरे शहरों में जाते हैं। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ऐसे लाइक प्रॉपर नंबर मेरे को नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे एक जैसे चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है जो GMCH 32 है, वहाँ पे कम से कम सिर्फ 150 सीट्स हैं, और हर साल लाइक अगर इतना भी लिए जाए तो पूरे भारत में इतना नहीं होगा। तो बच्चे मेरे टाइम पे जब मैंने लाइक नीट का पेपर दिया था अपने MBBS की सीट के लिए, तो 15 लाख बच्चों ने लाइक पेपर भरा था, और इतनी सीट्स इंडिया में नहीं है अवेलेबल। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? इंडियन गवर्नमेंट दी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ सहूलत ਜਾਂ कुछ ऐदा ਦਾ ਹੋਵੇ? हाँ, उन्होंने हमारी फ़्लाइट फ्री में करवाई, उन्होंने हमें सही सलामत यहाँ पे पहुँचाया, उसी के लिए हम बहुत थैंकफुल है। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਜਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਹੈਗਾ? लड़ाई से हल नहीं निकलता। अगर हमें कोई पूछे या किसी को भी कोई पूछे, उन्होंने ये ज़रूर बोलेंगे कि पहले तुम बात करो, बातचीत करके जितना सोल्यूशन निकाल सकते हो उतना निकालो। बट अब वो बात नहीं करना चाहते या नहीं मानना चाहते, उसमें हम भी कुछ नहीं, हम तो अपनी सिर्फ एक राय रख सकते हैं। ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ यूनिवर्सिटी ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ कुछ? नहीं, हमें हमारी यूनिवर्सिटी ने कुछ भी नहीं बताया, बट हाँ उन्होंने हमें ये बताया कि हम जितना जल्दी हो सके तुम्हारी स्टडीज़ वापस उसी ट्रैक पे लेके आने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी हम ऑनलाइन क्लासेस दी कोई जिक्र किया उन्होंने? बाकी स्टडी है कि थोड़ी सी ऑनलाइन कर देंगे जो कुछ? हाँ, ऑनलाइन के लिए बोला है उन्होंने हमें अगले हफ्ते तक का टाइम दिया है। बाकी अभी देखो, हमारे कुछ ऐसे ऑफिशियल हमें मैसेज नहीं दिया किसी यूनिवर्सिटी ने हमें। अगर वो बताएंगे फिर हमें थोड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि हमारी इस चीज़ से हमारी पढ़ाई बहुत इफ़ेक्ट पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। और हमारा तो लाइक एक मेन पेपर भी है, एंड इवन हमारे जो लाइक हमारे क्या यूक्रेन में जितने भी कॉलेजेस है उसमें 6th ईयर के बच्चों को डिग्री मिलनी है अभी। हम तो उनका सोचते कि वो उनकी अभी डिग्री कब मिलेगी, कब वो इंडिया आएंगे, कब वो अपना पेपर देंगे और कब उनको अपना लाइसेंस मिलेगा। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? मैं तो सिर्फ उनको यही बोलना चाहूँगी कि वो जैसे मैं आई हूँ बाकी सब भी आएंगे।
आप फ़िक्र मत कीजिए, अब लाइक आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे मैं आई हूँ, बाकी सब भी आएंगे। आप टेंशन ना लीजिए, आप इतना सोचिए मत, और बस अपने लाइक अपनी इंडियन गवर्नमेंट पे विश्वास रखिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਨਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਆਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ MBBS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।